अथर्व के डियरेस्ट पापा छत के रूम के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने रूम से निकलती हुई आयशा भाभी देख ली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वो सुनीता दीदी से मिलने आई थी। हाँ। यहाँ छत पे मिलने आई थी? हाँ? वो छत पे अचार रखा होता है ना, वो लेने आई थी। शट अप, बकवास बंद करो। कब से चल रहा है ये? 2 साल से चल रहा था। कल खत्म हो गया था तो क्या? 2 साल से? अचार हम अचार की बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, न जाने आप क्या समझ रहे हैं। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कि अथर्व और तुम्हारे बीच ये गंदा घिनौना खेल कब से चल रहा है? खेल? अथर्व, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा? रुको, मैं हुसैन को बुलाता हूँ छत पर, वो समझाएगा तुम्हें। पापा वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। आयशा भाभी उनके पीछे दौड़ी। रुकिए, जरा थमिए, 1 मिनट। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह छत कूद कर थोड़ी जा सकता हूँ। सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगा। आयशा भाभी ने पापा की लुंगी पकड़ ली। रुक जाइए, ऊपर वाले का वास्ता आपको, ऐसा कुछ मत कीजिए। तुम पहले लुंगी छोड़ो, खुल जाएगी। चाहे जो खुल जाए, आज मैं सह लूंगी, पर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपको कसम उड़ान छल्ले की। ये कौन से भगवान जी हैं? कोई नहीं, आप कहिए ना कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर नीचे गए तो मैं छत से कूद जाऊंगी। कूद के बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। आराम से सीढ़ी से उतर आओ। अरे मतलब मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर आपने किसी से कहा तो। पहले तुम लुंगी छोड़ो और सोचने दो। आयशा भाभी ने लुंगी छोड़ दी। पापा सीढ़ी के पास से हटे और आराम से चलते हुए रूम के अंदर जाकर लाइट जलाकर कुर्सी पर बैठ गए। आयशा भाभी को समझ ना आया कि ये क्या हुआ। वो भी डरती डरती रूम में घुस गई। उनके अंदर आते ही पापा ने ऑर्डर दिया, दरवाजा बंद कर दो। आयशा भाभी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके फेस पर एक स्माइल भी आ गई। ओह, आप भी? शट अप, मैं इसलिए बंद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आवाज बाहर ना जाए। यहाँ बैठो और बताओ, कब से चल रहा है ये सब? क्यों तुम अथर्व जैसे लड़के के पीछे पड़ी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्या तुम्हें समाज और दुनिया का कोई डर नहीं? क्या तुम्हें अपनी शादी की परवाह नहीं? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस गंदी हरकत से अथर्व बेचारे की पढ़ाई पर, उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आयशा भाभी पापा के रैपिड फायर क्वेश्चंस को दिमाग में नोट करने की कोशिश कर रही थी। वो एक सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलती तब तक पापा तीसरा सवाल पूछ रहे होते थे। बताओ, यही सब करने में फेल हुआ है बेचारा। पड़ोस की भाभी से इश्क लड़ा रहे जनाब। कुछ ऊंच नीच हो गई तो बस मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? पीटी पार्टी में तो खूब बोलती हो। आयशा भाभी ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे पास बोलने के लिए रह ही क्या गया? हाँ? फाइनली पापा चुप हुए तो आयशा भाभी वहीं पास में जाकर बैठ गईं, पर वो भी कुछ ना बोली। कुछ सेकंड्स के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद पापा उठ खड़े हुए। नहीं, कड़े फैसले लेने होंगे। तुम दोनों के इस नाजायज रिश्ते का अंत करना होगा। संभोग करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के लिए बनवाया था मैंने ये कमरा। यहाँ ऐसा धंधा होता रहा तो छी। नहीं, माफ करना आयशा, पर मैं हुसैन भाई को सब बताने जा रहा हूँ। रुकिए, आप थम जाइए। आयशा भाभी ने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। बहुत सफाई सुन ली मैंने तुम्हारी। पापा ने एक वर्ड नहीं बोलने दिया था और कह रहे थे कि बहुत सफाई सुन ली। आयशा भाभी उनके पैरों के पास बैठ गई और उनकी लुंगी ऊपर करके उनके पैरों पर हाथ रखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, शांत हो जाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। आयशा भाभी के टच से पापा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। मतलब ये हाथ हटाओ, हाथ हटाओ पहले तुम। सच में हटा लूं? पहले मेरी बात नहीं सुनेंगे?
पापा, जिन्हें मैं और अथर्व कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन से ज्यादा सवाल पूछने वाला मानते थे, वो पापा जो यमराज से भी बहस कर सकते थे, वो पापा जिनकी जुबान को सुनीता आंटी 22 गज लंबा बताती थी, वो पापा आयशा भाभी की आंखों में आंखें डालने से ऐसे शांत हुए कि मानो पेड़ बन गए हों। आयशा भाभी की कलाई में ब्लैक कलर का रबर बैंड था। उन्होंने झट से अपने बाल पीछे बांधे और पापा के पैर सहलाते हुए बोली, अब आप सुनेंगे, मैं बोलूंगी और जो मैं बोलूंगी उस पर भरोसा करेंगे। कहिए, करेंगे ना? पापा सिर्फ हाँ में मुंडी हिला पाए। उधर रात के सन्नाटे में मैं और अथर्व भी कुत्तों के साथ साथ मुंडी हिला रहे थे। सीटी की आवाज सुनकर कुत्तों ने सीटी की आवाज वाले डायरेक्शन में देखा और अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगे। कुत्तों के फेस पर कंफ्यूजन दिख रहा था। तभी सीटी बजाने वाले ने जोर जोर से डंडा बजाना शुरू किया तो हम समझ गए कि ये कौन था। चौकीदार को देखकर कुत्ते हमारे सामने से ऐसे भागे जैसे माधव और गोपाल ने वसूली भाई को देख लिया हो। थैंक गॉड, चौकीदार भैया है ये तो। चौकीदार अंधेरे से रोशनी में आया तो ऐसा लगा जैसे साक्षात गौतम सिटी से बैटमैन देवता पधार रहे हों। छोटी हाइट, बड़ी सी दाढ़ी और सर पर टोपी लगाए चौकीदार हमें भगवान नजर आने लगे। हम दोनों खुशी के मारे उसे गले लग गए। चौकीदार भाई, आज तो तुमने बचा लिया दोस्त। हाँ भाई, आपको कुछ भी चाहिए तो बोलो, हम आपको दुनिया की हर खुशी देंगे। और ये पार्थिव तो पैंट उतारने के लिए भी राजी है। चुप बे। मैंने चौकीदार का चेहरा देखा, मुझे वो जाना पहचाना लगा। यार, ये भैया थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? चौकीदार हंसा। शर्मा जी का लड़का, अशोक भैया का लड़का हो ना तुम। तुम हमको पहचाना है? बहादुर, तुम यहाँ? तुम तो करोल बाग में। ये बहादुर है? ये वही बहादुर है क्या जिसने हमें ब्लैकमेल किया था और बदले में पापा की ब्लैक लेबल बोतल हथिया ली थी? अथर्व भैया, तुम मजाक बहुत करता है। अरे पर तुम तो करोल बाग में थे यार, और ये दाढ़ी कहाँ से आ गई? वो लंबा कहानी है। फिर कोई बात नहीं, बाद में कभी सुना देगा। नहीं, अभी सुनाएगा। हम ना दाढ़ी उगाने का ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, ट्रीटमेंट तो बढ़िया रहा बहादुर। झबरू कुत्ते से ज्यादा बाल तेरी दाढ़ी पर आ गए हैं। यही तो नुकसान हो गया भैया। तुम्हारा मोहल्ला का लोग मेरे को चोर समझ के चिल्ला दिया, फिर पुलिस आया और हमको एरिया छोड़ने को बोला। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ यार। पर इतनी तगड़ी गॉसिप हमें क्यों नहीं मिली? मिलेगी कहाँ से? हमें दुबई में ऐसी तैसी मराने से फुर्सत कहाँ थी। अच्छा वो सब छोड़, बहादुर भाई ये फोटो देखो। इस लड़के को देखा है तुमने? मैंने बहादुर के सामने मोबाइल स्क्रीन चमकाई। स्क्रीन देखते हुए बहादुर ऐसे डिसअपॉइंट हुआ जैसे किसी की लाश देख ली हो। ओ नो! क्या ओ नो? ये मर गया क्या? नहीं, तुम्हारा मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है। देखो 8% बचा है। ओ भाई, तू पावर बैंक बेचता है क्या? नहीं, पर मेरे पास चार्जर है। ए भाई, दिमाग मत चाटना। रात से सोई नहीं है। कुत्ते ऑलमोस्ट हमारा गैंग बैंग कर चुके हैं। ये लड़का मिल नहीं रहा है, ऐसे में तुझे बैटरी की पड़ी है। मेरे पास चार्जर है तो मैं बोला। एक मिनट, ये लड़का तो मोंटू है। मोंटू? बहादुर ने जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली और अथर को कोक दिखाते हुए बोला, मोंटू ने दिया मुझे, बहुत अच्छा लड़का है। अबे वो अच्छा लड़का नहीं, गंजेड़ी लड़का है। इसका बाप इसे 1 महीने से ढूंढ रहा है। बता जल्दी, कहाँ मिलेगा ये? नहीं, हम नहीं बताएगा। बताया तो मोंटू गुस्सा करेगा। वो अपना बाप से छुपाता फिरता है, हम नहीं बताएगा। मैं हमेशा की तरह थोड़ी रिक्वेस्ट करके मामला सॉल्व करने लगा। बता देना भाई प्लीज, 100 रुपए दूंगा। बहादुर ने बड़ी स्टाइल से ना में सर हिलाया और सिगरेट सूंघने लगा। अथर को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके में बहादुर के हाथ से सिगरेट छीन ली। जल्दी बता दे कि वो कहाँ मिलेगा, वरना तेरी सिगरेट मैं नाली में फेंक दूंगा। अरे शर्मा जी का लड़का, मदर फ्रॉड, ऐसा क्यों करता है? मैं तुम्हें कुत्ता लोग से बचाया। छोटा सा बहादुर लंबू अथर से सिगरेट छीनने की कोशिश करने लगा। अथर ने सिगरेट वाला हाथ ऊपर किया और मुस्कुराया। तुझे पता नहीं है बहादुर, तूने कुत्तों से नहीं, कुत्तों को बचाया है। हम दोनों के पास पूछ भले ना हो, पर कमीने हम कुत्ते से भी ज्यादा हैं। चल जल्दी बता। ये चीटिंग करता है तुम। हाँ करता हूँ ना, चल बता कहाँ है। बहादुर ने हमें एक गली का नाम बताया। मैं और अथर उसको साथ लेकर उस गली में पहुंच गए। वहाँ एक दुकान के सामने मोटू मस्त फैला हुआ सो रहा था। मेरे और अथर के फेस पर स्माइल आई। हमने बहादुर को सिगरेट वापस कर दी।
सुबह सूरज चाचू के निकलने से पहले ही हमने गाड़ी घर के बाहर लगा दी। हम दोनों की आंखें नींद से भरी हुई थी, पर फिर भी फेस पर एक सेटिस्फैक्शन था कि हमने अपना पहला केस सॉल्व कर लिया था। अच्छा सुन, पहले गन को वापस रख दे। क्या? कहाँ रख दूं? जहां से उठाई थी बे, किस कॉर्नर से उठाई थी? अथर्व गाड़ी में पीछे देखने लगा। इससे पहले कि हम दोनों लोकेशन डिसाइड करते, छत से थंडरस्टॉर्म की आवाज आई। अथर्व ने गन मेरी तरफ उछाल दी और खुद कांपता हुआ गाड़ी से बाहर निकल गया। मैं और अथर्व सर झुकाए, हाथ पीछे बांधे पापा के सामने क्रिमिनल्स की तरह खड़े थे। अथर्व तो शायद अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में हाथ पीछे करके खड़ा था, पर मेरे हाथ इसलिए पीछे थे क्योंकि मेरे पैजामे में पिछवाड़े की साइड उनकी गन छिपी हुई थी। मेरा पैजामा थोड़ा लूज हो रहा था, इसलिए मैं गन और पैजामा दोनों को गिरने से बचा रहा था। पापा हमारे सामने गब्बर की तरह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलने लगे। मुझे लगा था कि तुम अब बड़े हो गए हो, पर नहीं, तुम्हारा बचपना और बेवकूफी तो उम्र के साथ और बढ़ती जा रही है। सॉरी पापा, वो गलती से। क्या कहा? गलती से? तुम गलती से मेरी कार चुरा कर ले गए? अथर्व का कुत्ते जैसा मुंह लटका देख मुझे तरस आ गया। सॉरी पापा, एक्चुअली मैंने ही इसको कहा था कि पापा की गाड़ी। शट अप! तुम क्या समझते हो कि तुम हर बार इसे बचा लोगे? हाँ? और गाड़ी चोरी करने की बात तो मैं एक बार भूल भी जाऊं, लेकिन छत पे जो कांड हो रहे हैं उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। छत पर कौन सा कांड हो गया था जिसकी हम दोनों को जानकारी नहीं थी। बोलो, चुप क्यों हो गए? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? सॉरी पापा, पर सवाल क्या है? I mean, आप किस कांड की बात कर रहे हो? तुमसे नहीं पूछा मैंने। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, पर फिर भी तुमसे नहीं पूछ रहा मैं, इस महानुभाव से पूछ रहा हूँ। क्या करते हो तुम छत पर रात रात? ओह शिट! ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से शिट निकल गया। पापा समझ गए कि मैं सब जानता था। अथर्व मेरी तरफ भीख मांगती निगाहों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे मदद की रिक्वेस्ट कर रहा हो। बोलो लाडले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा? अथर्व के वॉलनट्स उसके मुंह में 2 BHK ले चुके थे। भला अथर्व अब कैसे बोल सकता था? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बात संभालने की कोशिश की। पापा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो और नीचे जाओ। लेकिन पापा। जितना बोला उतना सुनो और तुरंत नीचे जाओ। मुझे अपने बेटे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मगर पापा, मैं भी तो। कहा ना, जाओ यहाँ से। पापा ने मुझे पल में पराया कर दिया था। पापा को अपना लटका हुआ मुंह दिखाकर मैं जल्दी से स्ट्रेस पर पहुंचा और जोर की सांस ली। थैंक गॉड बच गया, वरना आज तो इज्जत और बंदूक दोनों स्लिप होने वाली थी। मैंने सबसे पहले गन पिछवाड़े से निकाली और नीचे जाने ही लगा था कि मुझे सुनीता आंटी दिख गई। हेलो आंटी, नमस्ते। आंटी ने मुझे देखा, फिर मेरे हाथ में गन देखी, फिर उनकी आंखें और चौड़ी हो गई। अरे आंटी, ये तो बस गेम के लिए है, असली नहीं है। अच्छा, लग तो असली रही है, ला दिखा तो। मुझे आंटी पर डाउट था। एक बार ऐसे ही इन्होंने बचपन में मुझसे लेदर की बॉल देखने के लिए मांगी थी और जैसे ही बॉल इनके हाथ आई इन्होंने अलमारी में रख दी थी। दिख तो रही है आंटी, सच में ये सिर्फ खेलने के लिए ही बनी है। हाँ, तो मैं थोड़ी खेलूंगी इस उम्र में, ला दिखा मुझे। मैंने तुरंत हड़बड़ी मचा दी। सॉरी आंटी, मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी को चाय नहीं दी तो बहुत डांट पड़ेगी। आंटी ने मेरे हाथ से गन छीनते हुए कहा। अरे हाँ ठीक है, तेरी माँ की चाय यहाँ बुला ले, मैं पिला दूंगी। बहुत दिन से मिली भी नहीं है वो। सुनीता आंटी बात तो मुझसे कर रही थी, पर उनका सारा फोकस इस गन पे था। वो उसे उलट पुलट के देख रही थी। मैं नर्वसनेस को छुपाते हुए पेशेंटली गन वापस आने का वेट कर रहा था। लग तो बिल्कुल असली रही है। नहीं। अच्छा, तुझे असली नहीं लग रही? नहीं, क्योंकि कभी असली देखी नहीं है ना, तो कैसे लगेगी। आप दो ना, मुझे घर जाना है। अब की मैंने गन छीनने की कोशिश की तो आंटी ने हाथ पीछे कर लिए। रुक जा, अथर्व के पापा को आने दे,
उनको भी दिखाऊं कि बच्चों के पास कैसी ओरिजिनल जैसी गन आ गई है। नहीं 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 आंटी, ऐसा मत करो, आपको मेरी कसम है। तेरी कसम से क्या दे दूंगी मैं, कोई बढ़िया कसम ही दे देता। अरे आंटी, मुझे कसम नहीं, चाय देनी है, प्लीज वापस कर दो। आंटी के चेहरे पर बच्चों जैसी शरारत थी। अच्छा रो मत, देती हूँ। पहले बता कि अथर्व के वो जो इयररिंग्स थे उनका क्या हुआ? कौन से इयररिंग्स? अरे वही जो दुबई से दिल्ली आए थे मेरे पास। मैंने फायर गन छीनने की कोशिश की, पर आंटी ने फिर हाथ पीछे कर लिया। वो फेक इयररिंग्स थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो। ओहो, फिर भी होंगे तेरे पास, दिखने में बड़े सुंदर थे। ओह, अब समझा। मैंने गन छीनने की कोशिश करनी बंद कर दी। बहुत टाइम लगा तुझे समझने में। हाँ, आपके बेटे के साथ रहते रहते मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप मुझे गन दो, मैं आपको इयररिंग्स ला कर देता हूँ। पहले इयररिंग्स लेकर आ, फिर ले जाना अपनी गन। मैं सीरियस फेस बनाकर आंटी के पास आया और धीरे से उनके कान में कहा, आपको पता है ये गन कौन सी है? हाँ हाँ, ये वो गन है ना जो तूने अपने गेम के लिए ली है। मैंने पहले ही नाम में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। ये वो गन है जिससे मेरे बाप ने कबीर नाम के उस खूंखार एजेंट को मारा था और अथर्व के सामने मारा था। याद है वो मंदिर वाला कांड? न्यूज में भी आया था। सुनीता आंटी पहले तो स्माइल करती मेरा फेस देख रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, पर मैं भी अपनी हंसी और अपने इमोशंस पर ब्रेक लगाए बैठा था। मैं भी बिल्कुल सिक्रेटिव रहा। ये गन मुझे उनके रूम से मिली थी। अब आपको अगर ये अपने पास रखनी है तो रख लो। रघुवीर नाम का इंस्पेक्टर फिर से केस ओपन करने वाला है। अगर इस गन को सही से नहीं छुपाया तो श्रेया और अथर्व दोनों जेल जाएंगे। कुछ सेकंड्स का साइलेंस हो गया। आंटी मेरे वर्ड्स की बजाय मेरी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस रीड करने की कोशिश कर रही थी। हंसी मेरी गर्दन के जरा ऊपर कहीं मचल रही थी। मैं जोर जोर से हंसना चाहता था, पर कंट्रोल करके रखा था। रहने दे, ये सब स्टोरीज किसी अखबार के लिए लिखेगा तो 4 पैसे मिलेंगे। जा पहले इयररिंग्स लेकर आ, फिर मैं गन दूंगी। देखो आंटी, इस गन के बारे में मम्मी को पता है। अगर आप गन रख लोगी तो मैं घर ही नहीं जा पाऊंगा, फिर आपको इयररिंग्स कहाँ से दूंगा? वैसे आपको रखनी है तो रख लो, मैं अब जा रहा हूँ। मैं सच में मुड़ा और वापस जाने लगा। कहाँ जाएगा? है एक सर, उनको बताना जरूरी हो गया है कि गन मेरे हाथ से निकल गई है। मैं जब टर्न हो गया था तो मैंने हल्की सी स्माइल रिलीज की और फिर वापस सीरियस फेस बनाकर बाहर जाने लगा। रुक, ये लेके जा और जल्दी से मेरी इयररिंग्स लेकर आ। मैंने झट से पापा की गन वापस ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। मेरे तो ऐसे कह रही हैं जैसे अथर्व इनकी अलमारी से चुरा कर ले गया था। मैं बाहर आया और सोचा पापा की गाड़ी में गन वापस रख दूं, पर गाड़ी तो लॉक थी। अब मैं ऊपर देखने लगा और वेट करने लगा कि कब पापा और अथर्व की चिट चैट खत्म होगी और वो नीचे आएगा। ऊपर छत पर पापा ने रूम से कुर्सी बाहर निकाल ली और छत पर लगा दी। अथर्व उनके पैरों के पास फ्लोर पर ही बैठ गया। देख बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो सबसे पहले अपने बाप को बतानी चाहिए। एक उम्र बाद बेटा दोस्त जैसा हो जाता है। हाँ पापा, क्यों नहीं। आप दोस्त हो तो कार ले जाने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर तुम कहीं जॉब पकड़ लेते तो कार मैं ही तुम्हें दिला देता बेटा। हैं? सच? मुझे किया की सोनेट चाहिए। चुप, बिल्कुल। आल्टो दिलवाऊंगा, वो भी सेकंड हैंड, वो भी तब जब जॉब लगेगी। अरे पापा, मैं अभी कार के बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ बेटा। मेरे बारे में क्या बात करनी है आपको? तुम और पड़ोसन, ये ठीक नहीं है बेटा। अथर्व के सामने पापा हेसिटेट हो रहे थे। अथर्व तो इसी में कंफ्यूज था, क्योंकि यूजुअली पापा उसकी गलती पकड़ में आने पर पहले सुनीता आंटी से शिकायत करते थे और उसके बाद चिल्लम चिल्ली होती थी, 2-3 थप्पड़ भी पड़ जाते थे। लेकिन आज पापा हेजिटेट हो रहे थे तो अथर्व भी नर्वस होने लगा। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा भाभी तो बस क्या बस? अथर्व ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगा। वो बस दोस्त हैं। मतलब ऐसे दोस्त नहीं, बस कभी कभी हालचाल। उसी चाल चलन की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो, तुम जिस उम्र में हो ना। अथर्व यॉर्निंग करने लगा।
बात सुनो मेरी पहले। जिस उम्र में तुम हो ना, इसमें अपने से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। कैसी बात कर रहे हो पापा आप? मैं किसी लिंग पर आकर्षक मतलब अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। पापा ने अथर्व के सर पर टपली मारी। लिंग नहीं, विपरीत लिंग की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। जैसे तुम पुरुष हो, अगर हो तो, और आयशा जी स्त्री हैं, वैसे तो इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है। और अगर तुम्हें अपने दिल की बात कहने से अथर्व को फिर से जमाई लेते हुए देख पापा ने सर पर एक और टपली मारी। बेवकूफ, गधे, मैं वही बोल रहा हूँ जो तुमने आयशा को बोला। आयशा ने मुझे सब बता दिया है। मुझे पता है तुम में क्या कमी है। हैं? क्या सब बता दिया है? यही के अरे पापा सीधे सीधे बोलो ना, सस्पेंस मत बनाओ। यही कि तुम्हें मर्दाना कमजोरी है, पर फिक्र मत करो, इसका इलाज है। पापा अथर्व को इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर चुके थे और अब उसे बस अड्डे वाले क्लिनिक पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने अथर्व का हाथ पकड़ा हुआ था और बस स्टेज तक पहुंच ही गए थे कि अथर्व ने अपना हाथ झटके से खींच लिया। अरे रुको पापा यार, क्या कर रहे हो? यार, अब हम तुम्हारे पापा यार हो गए। अथर्व बिना जवाब दिए वापस रूम की तरफ जाने लगा। पापा उसके पीछे आए। अरे रुको, सुनो बेटा, ऐसे घबराओ मत। इसमें तुम्हारे घमंड को जो ठेस पहुंचनी है ना, मुझे समझ आ रही है। क्या पापा? कौन घमंड? किसका सेठ? सेठ नहीं, ठेस। ठेस माने दुख, दर्द, पीड़ा। तुम आजकल के बच्चे ना ठीक से अंग्रेजी जानते हो ना हिंदी। कुछ भी, ऐसी हिंदी तो होती भी नहीं है। अब बस मुझे इतना बताओ कि ये फालतू बातें आपसे किसने कही? हाँ? पापा ने आंखें मटकाई और खुद भी रूम में आकर बैठ गए। वही जिसको रात रात भर तुम अपना दुख दर्द बताते नहीं थकते। आयशा जी ने सब बता दिया हमें। खैर, हमें तो इस बात का संतोष रहा है कि तुमने उनके साथ कुछ किया नहीं, वरना सीधे पुलिस के पास लेकर जाता तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। आयशा भाभी और मैं तो बस। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मैं तो बस। तुम खुद को तैयार कर लो, मैं बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों तुम्हारी इस कमजोरी का इलाज करवाना पड़ेगा, वरना क्या? वरना ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। श्रेया के घर से तो पहले ही रिजेक्ट होकर आ गए हो तुम। अब अरेंज मैरिज ही इकलौता विकल्प बचा है, तो खुद को ठीक ठाक कर लो, समझे? अथर्व ने बस हाँ में सर हिला दिया। पापा छत से नीचे चले गए। उन्हें ऑफिस के लिए तैयार भी होना था। इधर मैं राकेश सुमन को ढूंढने निकल चुका था। सुबह धूप कम थी, फिर भी पैदल चलकर मेरा बुरा हाल हो गया था। कार लॉक्ड होने की वजह से पापा की गन अभी भी मेरे पास ही थी। अजीब नौटंकी है यार। पहले बेटा गायब हो गया था, अब बाप नहीं मिल रहा है। मुझे अथर्व की बहुत कमी खलने लगी। 2-3 रिक्शा वालों से पूछते हुए मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां देखा तो राकेश सुमन सुबह सुबह फैला पड़ा था। अगर उसके पास कोई बियर का झाग लगा देता तो ये 100% लाश जैसा दिखने लगता। राकेश सुमन, भैया उठो। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिला दिया। कौन है भाई? इतनी सुबह कहाँ जाना है? वहां जहां तुम्हारा बेटा सो रहा है। राकेश सुमन ऐसे उठा जैसे उसके पिछवाड़े में स्प्रिंग एक्टिव हो गई हो। कहाँ है? बताओ कहाँ है? आराम से पहले ये बताओ कि जो काम मैंने दिया था वो पूरा हुआ? राकेश सुमन ने हाथ जोड़ लिए। जी भैया, मैंने एक एक घर में दरवाजा बजा बजा के गाना गाया है कि मेरा बेटा खो गया है, ढूंढ दो प्लीज। अब बता दो वो कहाँ है? बताता हूँ, पर तुम्हें एक काम और करना होगा। राकेश सुमन ने मुझे घूर कर देखा। सारे काम हमें से करवा लोगे भैया या खुद भी कुछ करोगे? हाँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तुम्हें जब तुम्हारा बेटा मिल जाए ना, तो जैसे तुमने सबको बताया कि तुम्हारा बेटा खो गया है, वैसे ही सबको बताना कि वो मिल गया है। ओह, ताकि सब आपका तारीफ करें। शाबाश। इतने भोंदू तो नहीं हो जितने दिखते हो। नहीं, मुझे तारीफ नहीं, क्लाइंट्स चाहिए, पेड क्लाइंट्स। अब तुम तो पैसे दे नहीं रहे हो, तो किसी से तो पैसा लेना पड़ेगा ना। उसके लिए प्रचार जरूरी होगा। भैया, दुनिया भर की बकचौदी हो गई हो तो बता दो कहाँ है मेरा लड़का? मैंने उसे उठने का इशारा किया और अपने साथ चलने के लिए कहा।
वो भले घर की गाय की तरह मेरे पीछे पीछे चल दिया। उधर साउथ एक्स के सुंदर से आलीशान घर में बैठी श्रेया पिछली रात से सोई ही नहीं थी। रात भर जागने की वजह से उसे 4 बजे के आसपास स्टोर रूम से कुछ मिला था। तब से वो अपने पेरेंट्स के जागने का वेट कर रही थी और पूनम आंटी के किचन में आते ही वो कंप्लेन करने लगी थी। मम्मी, it has been a week since I've stepped out of the house. मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे। पूनम आंटी को उसकी कंप्लेन से कोई मतलब नहीं था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए किचन में काम कर रही थी। बस भी कर तू हैं, 3 दिन को 7 बना देती है। ऐसी मैथ्स होने के बाद तू पास भी कैसे हुई, मुझे तो डाउट है। Stop it, मम्मा। Try to understand my point. I'm feeling caged. मुझे घुटन हो रही है। तभी सीन में एक्स एमएलए चंदन लाल भी आ गए। वो बस अपने रूम से निकले ही थे कि उन्होंने श्रेया को कंप्लेन करते सुना तो अपने पेटेंट स्टाइल में ज्ञान देने लगे। You are feeling caged because you are in a cage and that is your punishment. इस मंथ रुक जाओ, उसके बाद हम सब वेकेशन पर चलेंगे। श्रेया के कुछ बोलने से पहले ही पूनम आंटी चिल्लाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले यहाँ स्टाफ वापस बुलाओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। हाँ मैं समझता हूँ, टेंशन मत लो। सीएम साहब पर कुछ केसेस चल रहे हैं, वो बस रफा दफा होने ही वाले हैं। उसके बाद सीएम नहीं, एक्स सीएम। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। वो क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उनके केस सुलझे नहीं कि वो बाहर निकल जाएंगे। हाँ अरे वो ऑलरेडी बाहर है, जेल में नहीं है अब। हाँ, बाहर जाने से मेरा मतलब फॉरेन जाने से है नेताजी। श्रेयू, तू जरा बाहर से थोड़ा धनिया तोड़ना है, जा। श्रेया स्माइल करने लगी। बाहर कहाँ, फॉरेन से? ओहो, ये दोनों बाप बेटी ना खाली बैठे बैठे पागल होए जा रहे हैं। रहने दो, मैं खुद ही ले आती हूँ। रुको, आई वॉज जस्ट किडिंग मम्मा। वेट, मैं लाती हूँ। श्रेया अपने गार्डन में आई। यहाँ अलग अलग प्लांट्स और वेजिटेशंस लगी हुई थी। श्रेया को समझ नहीं आया कि इसमें से धनिया कौन सा है। उसने गूगल पर धनिये की इमेज चेक की और फिर से उसी इमेज को गार्डन में घुमाने लगी। There you are. उसको धनिया मिला ही था कि पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। उधर सिक्योरिटी वाला गेट के बाहर खड़े होकर किसी इंस्पेक्टर से बहस कर रहा था। इधर श्रेया दौड़ती हुई अंदर आई। Daddy, Dad, some policemen are outside. See? नेता चंदन लाल ने तुरंत अपने मोबाइल में आउटर सर्कल कैमरा की फुटेज स्टार्ट की तो देखा कम से कम 10 पुलिस वाले गेट के पास खड़े थे। पूनम आंटी भी गैस बंद करके वहां आ गई। क्या हुआ जी? पुलिस क्यों आई? हाँ? नेताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके तोते उड़े हुए थे। श्रेया समझ गई कि इन्होंने कोई गड़बड़ की थी और अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये फंस गई है। Dada, don't sit here. Come on, get up. कहाँ ले जा रही है? जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस इन्हें ऐसे कैसे तंग करेगी? तो रुक, मैं देखती हूँ। Stop, मम्मी। किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। Dad, you get up and come to my room. अरे पर भागने से तो। भागने की बात नहीं मम्मी। We just say that he's not home. Simple. उनके पास सर्च वारंट तो होगा नहीं। तुझे ये सब कैसे पता? We'll tell you someday. Dad, now wake up. Don't make a zombie face. Come on. चंदन लाल के चेहरे पर वाट लगी हुई साफ देखी जा सकती थी। अगर श्रेया अभी उनकी एक फोटो लेकर अथर्व को भेज देती तो अथर्व खुशी से पागल हो जाता। अचानक से बहुत सारे जूतों की आवाज आने लगी। Dad, hurry. Mom, आप इनसे आर्ग्यू करो, वैसे ही जैसे आप पापा की मम्मी से करती हो। इनको कम से कम 10 मिनट्स तक रोको। मैं पापा को घर से निकाल कर आती हूँ। चंदन लाल तुरंत ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आए। मेरे रूम की विंडो है ना, उससे नीचे उतर सकते हैं। What nonsense you are talking, बेटा? मैं कैसे वहां से उतर सकता हूँ? You can. आओ तो। श्रेया अपने पापा को रूम में ले आई और कमरे के अंदर से बंद कर लिया। कमरा बंद किया और विंडो खोल दी। जब तुम रूम में थी ही नहीं तो ये एसी क्यों चल रहा था? Dad, you don't have time for this. Look down. चंदन लाल ने नीचे झांक के देखा। No, I can't risk my life. मैं सरेंडर कर देता हूँ। Are you sure? श्रेया के पापा नीचे देखते ही घबरा रहे थे, लेकिन रूम से बाहर निकलने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। Dad, decide quickly. मॉम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। बट बेटा, यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ मैं? ये तो फ्लैट वॉल दिख रही है। श्रेया ने तुरंत अपनी कबर्ड खोली और अंदर से एक रस्सी वाली लैडर निकाली। What? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास?
इसका मतलब वो बदतमीज लड़का इसी से यहाँ। होल्ड ऑन डैड, जब आपने अथर्व को घर से निकाला था उसके बाद से ही मैं घर से निकालने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोच रही थी। सो लास्ट नाइट मैं सोई ही नहीं। आई वॉज इन द स्टोर रूम एंड देयर आई फाउंड दिस। सो यू मीन यू आर प्लानिंग टू एस्केप अगेन? फिर सुबह जो कंप्लेंट्स चल रही थी कि कैद कर लिया, आई एम ट्रैप्ड, दिस इज अ केज और व्हाट नॉट, वो सब ड्रामा था, कैमोफ्लेज। डैड वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। आप नीचे उतरो, मैं आपको सेफली बाहर निकालने का इंतजाम करती हूँ। श्रेया ने रस्सी वाली लैडर को अपनी विंडो से बांध दिया और तुरंत मुझे कॉल मिलाया। पार्थ, आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली डैड नीड्स योर हेल्प। हाउ फास्ट कैन यू कम हियर? मैं इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन में था कि साउथ एक्स जाना तो दूर, मैं अपने घर भी नहीं जा सकता था। मेरे सामने राकेश सुमन अपने लड़के को तबीयत से कूट रहा था और लड़का बस मुस्कुराते हुए पिट रहा था।